Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today we are going to discuss about the seventh chapter of NCERT class 6th. तो इसका हम जो है वो थर्ड पार्ट आज जो है वो करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने दो पार्ट जो है वो कर दिए हैं, जिसमें कि हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की। जिसमें कि हमने फर्स्ट जो पार्ट था उसमें हमने पढ़ा जो है वो किस तरह से साम्राज्य जो है वो राज्य से जो है वो बड़ा होता है और किस तरह से जो अभिलेख है वो जो वो लिखे जाते थे। तो किस तरह से जो अशोक का साम्राज्य है वो कितना ज़्यादा विशाल था, और साथ ही हमने वंश परंपरा के बारे में पढ़ा, जिसमें कि हमने जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा और उसका बेटा जो बिंदुसार था, बिंदुसार का पुत्र बाद में अशोक हुआ और उसने एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। ठीक है, और इसके अलावा हमने काफ़ी सारी जो मेन राजधानियाँ थी, तक्षशिला हो गई और पाटलिपुत्र हो गया, उज्जैन हो गया, इन सभी राजधानियों के बारे में भी डिस्कस किया। साथ ही हमने जो है राज्य की जो प्रशासन है, राज्य के प्रशासन के बारे में भी हमने काफ़ी सारा जो वो डिस्कस किया। तो आज हम जो वो स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड पार्ट, जो कि रहेगा अशोक एक अनोखा सम्राट। ठीक है, तो अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो अशोक है वो मौर्य वंश के बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध शासक थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो मौर्य वंश का जो प्रथम सम्राट था वो कौन था। ठीक है, तो मौर्य वंश का प्रथम सम्राट था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, उसके बाद आया बिंदुसार और उसके बाद अशोक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो अशोक है वो मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वो ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, जो इन्होंने जो अभिलेख लिखे थे, ठीक है, तो जनता तक पहुंचाने की कोशिश की, क्योंकि वो उन्होंने जो वो धम्म का पालन करना शुरू कर दिया था। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और भ्रामरी लिपि में है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अशोक के अभिलेख है वो कौन सी भाषा में लिखे गए थे। तो यहाँ पे कह सकते हैं प्राकृत भाषा में और भ्रामरी लिपि में। ठीक है, कलिंग युद्ध का वर्णन करता हूँ अशोक का अभिलेख। तो यहाँ पे देख सकते हो जो अशोक का अभिलेख है वो एक जो है वो कलिंग युद्ध जो वो किस तरह से हुआ था उसका वर्णन भी करता है। तो इसके बारे में हम अभी डिस्कस कर देते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या फिर अपने प्रियजनों को खो देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अशोक जो है वो अपने अभिलेख के माध्यम से यह कहना चाह रहे हैं कि जो अशोक है उन्होंने जो है वो सबसे जो प्रसिद्ध जो युद्ध था कलिंग का, उन्होंने वो लड़ा, जिसमें कि अप्रोक्सीमेटली 1 लाख लोग जो है वो क्या हो गए थे, मारे गए थे। ठीक है, तो उसमें जो लोग थे उन्होंने अपने सगे संबंधियों को, अपने मित्रों को, ठीक है, अपने परिवार के सदस्यों को जो वो खो दिया था। ठीक है, तो इनके कहने का तो तात्पर्य था वो ये था कि जब भी कोई बड़ा युद्ध होता है तो उसमें जो वो काफी ज्यादा नरसंहार होता है। ठीक है, जो लोग अपने सभी सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं, दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या फिर अपने प्रियजनों द्वारा खो दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत ही जो है वो बड़ा एग्जाम्पल आ सकता है महाभारत का, जिसमें कि बहुत सारे जो लोग थे उनका नरसंहार हुआ था और पांडवों ने अपने सगे संबंधियों को जो है वो खो दिया था। ठीक है, इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धर्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। ठीक है, तो काफी ज्यादा जो है वो नरसंहार होने ने क्या किया। मैं मानता हूं कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूं कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो ये जो है जो अभिलेख है इसमें इन्होंने कहा था कि जो धर्म है, धर्म का मतलब यहाँ पे क्या है, धर्म। ठीक है, तो उनका मतलब ये था कि लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से कई ज्यादा अच्छा होता है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया था, युद्ध का त्याग कर दिया था और उसके बाद वो जब वो धर्म को मानने लगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है यहाँ पे अशोक का कलिंग युद्ध। अब जो अशोक का जो कलिंग युद्ध था वो किस तरह से हुआ, क्या उसमें जो वो किस तरह से उसमें युद्ध लड़ा गया, ये चीजें हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे।
ठीक है। तो ये जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि जो अशोक है उन्होंने जब कलिंग का युद्ध लड़ा तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या देखा, बहुत सारा खून खराबा वहां पे जो वो हो गया था। ठीक है, नरसंहार काफी ज्यादा हो गया था, तो उन्हें उन्हें क्या हो गई थी, नफरत हो गई थी युद्ध से। ठीक है, तो उन्होंने निर्णय लिया कि कभी भविष्य में जो युद्ध नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे है नेक्स्ट जो एक फैक्ट दिया गया है कि लोग अशोक का जो धम्म है वो क्या था, क्या उसमें बातें बताई गई थी। ठीक है, अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य था कि वे अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। ठीक है, ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि जो जो उन्होंने ये कहा था कि किसी भी धर्म को मानने के लिए या फिर किसी भी जो है वो जो धर्म उन्होंने माना था उसके लिए कोई ज़्यादा कर्मकांड की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो उन्होंने ये वाली लाइन कही थी कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। ठीक है, कि वो बुद्ध के उपदेशों का भी पालन कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बुद्ध के ही उपदेशों का पालन किया था। और इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या क्या थी, उनके जो अशोक के जो साम्राज्य है, क्योंकि उनका साम्राज्य बड़ा विशाल था। ठीक है, संबंध रखते थे और उनमें क्या हो जाता था, आपस में टकराव पैदा हो जाता था। ठीक है, जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में वो पड़ोसियों के बीच में भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धर्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देते थे। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि मेरे साम्राज्य में काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हैं, जैसी भ्रांतियाँ फैली हैं और मेरे साम्राज्य में जिस तरह से जो है नौकरों के साथ और धर्म के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता है। ठीक है, तो वो उन चीज़ों को जो बदलना चाहते थे। ठीक है, तो साथ ही उसमें ऐसा था कि जानवर की बलि चढ़ाई जाती थी और पड़ोसियों के बीच भी काफ़ी सारे झगड़े होते थे, उसका निपटारा करना वो क्या समझते थे, अपना कर्तव्य का पालन समझते थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले को निजात पाने के लिए उन्होंने क्या किया, धम्म महामात की स्थापना की। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि जो धम्म महामात है वो क्या होते हैं। ठीक है, और उनकी नियुक्ति क्यों की गई थी अशोक के द्वारा, तो ये धम्म की शिक्षा को देने के लिए उनकी नियुक्ति की जाती थी। ठीक है, इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रोत्साहित करने के लिए सीरिया, मिस्र बड़े बड़े स्तंभ खुदवाए। ठीक है, तो उसमें जो बड़ी बड़ी शिलाएं होती थी, जो पत्थर होते थे, उसमें भी खुदवा दिए। ठीक है, ताकि भविष्य में जो भी जनरेशन आए वो उन अभिलेखों को पढ़ सके। ठीक है, और जो लोग पढ़ नहीं सकते थे उनको वो जो अभिलेख है, वो जो उपदेश है, ठीक है, वो जो संदेश है, वो क्या करते थे, पढ़कर सुनाए जाते थे। ठीक है, उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। तो अशोक ने काफ़ी सारे जो है वो उसके बाद कार्य करने जो वो शुरू कर दिए थे, क्योंकि अशोक जो है वो पश्चाताप का जो वो जीवन व्यतीत करना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने क्या किए, जो विश्राम गृह है वो बनाना शुरू कर दिए, साथ ही खुदवाना शुरू कर दिए। इसके अलावा जो यहाँ पे एक अलग की जो ब्राह्मी लिपि है, आधुनिक भारत की ज़्यादातर जो लिपियाँ होती है, ठीक है, पिछले जो सैकड़ों सालों से वर्षों में जो ब्राह्मी लिपि है वो उत्पन्न हुई है। मतलब ये आप कैसे देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है लिपि के माध्यम से यहाँ पे अलग अलग भाषाओं में किस तरह से जो वो लिपियाँ लिखी गई है। तभी सबसे पहले आप देख सकते हो ब्राह्मी लिपि को आपने जो वो इस तरह से दिखाया गया है इसमें। उसके अलावा हिंदी की जो देवनागरी लिपि है वो इस तरह से, और बांग्ला लिपि इस तरह से, और मलयालम और तमिल। ठीक है, तो ये सारी जो यूज की गई है। ठीक है, शुरू किया। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि जो चीन में जो दीवार है, ठीक है, 2400 वर्षों पहले ये जो दीवार है इसका निर्माण हुआ था। क्यों हुआ था? उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। ठीक है, उत्तरी सीमा में जो पशुपालक लोग थे उनसे रक्षा करना, क्योंकि वो इसके अंदर घुस जाते थे। ठीक है,
निर्माण करा शायद जो है चीन की दीवार जो है प्रॉपर जो है वो लोग चलते भी हैं और सड़क जैसी चौड़ी सतह बनी है इसकी। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। हर 100-200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो ये चीन की दीवार है इसमें 100 से 200 किलोमीटर की दूरी पर इसमें बुर्ज बनाए गए हैं। ठीक है, बुर्ज होते हैं एक जो वो रूम्स टाइप होते हैं, छोटे छोटे रूम्स टाइप होते हैं जो कि जो पड़ोसी देश होते थे, ठीक है, उन पे नज़र रखने के लिए या फिर जो भी पशुपालक थे जो है वो उत्तरी सीमा के, ठीक है, उन पे नज़र रखने के लिए जो है वो बुर्ज बनाए जाते थे। ठीक है, तो ये था आज का जो चैप्टर है वो जो वो अब ख़त्म हो चुका है। तो आज यहीं पे ये चैप्टर जो है वो समाप्त हो चुका है। तो ये देख सकते हो कि जो मौर्य साम्राज्य है उसकी जो शुरुआत है वो हुई थी 2300 साल पहले, और मौर्य साम्राज्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है वो मौर्य साम्राज्य की जो क्या रखी थी, नींव रखी थी। ठीक है, तो इसके अलावा जो है वो नेक्स्ट चैप्टर हम जो वो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप ये वीडियोस आपको जो सीरीज आपको पसंद आ रही होगी और सीटेट के एग्जाम के लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल जो वो रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और नए चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय।